हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड देखिए दोस्तों, अभी तक जिन स्टूडेंट ने पिछले सारे लेक्चर्स को कवर नहीं किया है तो उन स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जाइए और उन सारे लेक्चर्स को पहले कवर कीजिए, फिर इस लेक्चर पे आइए ताकि आपको सारी चीजें ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आगे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इस लेक्चर के टेबल ऑफ कंटेंट्स को जान लेते हैं कि हम इस लेक्चर में आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी आप टॉपिक पर हो ना, तो उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो ये आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम कैबिनेट मिशन, ठीक है, आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने जो है वो किस तरीके से अगस्त ऑफर, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव दिया, क्रिप्स मिशन दिया, ठीक है, वेवल प्लान जो शिमला में जिसका आपका मीटिंग हुआ था और वो डिस्कस हुआ था, उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या रही उसके विषय में हम जानेंगे। ठीक है, उसके कौन कौन से मेंबर्स रहे, उसके आखिर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, मेन प्रोपोजल्स क्या रहे, ठीक है, उसके फेलियर होने के पीछे की वजह क्या रही, मतलब अगर कैबिनेट मिशन जो है वो फेल हुआ तो उसके कॉजेस क्या है, क्या कारण रहे, उसका परिणाम क्या निकला। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ, संविधान से क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संवैधानिक जो संगठन है उसका आयोजन किया गया। फिर हमारा जो संविधान बना उसका जो सोर्सेज है वो कहाँ कहाँ से लाया गया, कहाँ कहाँ से उसको फॉलो किया गया, इन सारी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए, हमेशा लेक्चर को मैं आगे बढ़ने से पहले ये फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आप सबको बताती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें देखिए ईयर वाइज आपके फ्लो चार्ट है, एक एक टॉपिक आपके लिखे हुए हैं ताकि आप सबके दिमाग में छप जाए, एकदम छप जाए कि एग्जाम में आप देने जाओ तो हाँ, इस ईयर ये टॉपिक था, मतलब इस ईयर ये घटना हुई थी, इस ईयर ये घटना हुई थी। बाकी तो कहानी सबको याद हो जाता है, लेकिन अगर आप ये सिक्वेंस याद कर लेते हो ना फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो सारी चीजें, सारे डेट्स आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने अब तक शिमला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वेवल प्लान का जहां डिस्कशन हुआ था वहां तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आगे अब हम जानेंगे रेड फोर्ट लॉ सूट। ठीक है, क्या जानेंगे, रेड फोर्ट लॉ सूट यानी कि देखिए लाल किला क्या था, इसका मतलब होता है लाल किला मुकदमा। ठीक है, ये कब हुआ था, ये आपका 1945 में ही हुआ था। देखिए, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, बस मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि जो आजाद हिंद फौज थी, ठीक है, आप सबको पता है कि उसके सेनापति जो थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो जो आजाद हिंद फौज थी उसने क्या कर दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे समर्पण कर दिया था। ठीक है, और उसी समर्पण के बाद उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या चलाया गया था, लॉसूट यानी कि उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, और बाद में हालांकि इसका विरोध भी किया गया था, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाल किला मुकदमा। ठीक है, लाल किला मुकदमा। अब इसके बाद जो घटना घटी थी वो क्या थी, रॉयल इंडियन नेवल रिबेलियन, जो कि फैब 1946 में घटी थी। देखिए, जो शाही नौसेना, जो भारतीय नौसेना थी, उनके साथ क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश की नौसेना थी वो क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे उन्हें। किस तरीके से, देखिए, वेतन जो उनको सैलरी प्रोवाइड किया जाता था, ऑब्वियसली वो ब्रिटिश के जो नौसेना थे उनसे कम दिया जाता था भारतीयों को। दूसरी चीजें, खाने पीने में भी भेदभाव किया जाता था, बोला जाता था कि तुम मतलब हमारे बराबरी के नहीं हो तो तुम्हें खाना भी हम अच्छा प्रोवाइड नहीं करेंगे, तुम्हें सैलरी भी हम जिस पोस्ट पे हो उस लायक तुम्हें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दूसरा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग भेदभाव भी किया जा रहा था। इसलिए क्या हुआ था कि देखिए यहाँ पे HMIS तलवार नामक जहाज थी, ठीक है, शिप थी, उसी पे ब्रिटिश की जो नौसेना थी और भारत की नौसेना थी। ठीक है, और यहीं पे भारतीय नौसेना ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, इसीलिए हम इसको रॉयल इंडियन नेवल रिबेलियन के नाम से जानते हैं, जो कि 1946 में हुआ था। ठीक है, ये क्लियर है। अब चलिए हम आते हैं कैबिनेट मिशन पे। किस पे, कैबिनेट। तो देखिए, जो अराइवल हुआ था कैबिनेट मिशन का भारत में, कब हुआ था, मार्च 1946, और बहुत ही हम पर्टिकुलर जाए तो 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। और उसके बारे में तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो फ्लो चार्ट्स में आपको बता रही हूँ। फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो संवैधानिक संगठन है उसके लिए क्या होता है, इलेक्शन किया जाता है। कब, जुलाई में आपका इलेक्शन होगा, 2 जुलाई को इसका इलेक्शन, सॉरी 1 जुलाई को इसका इलेक्शन करवाया जाता है। फिर क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा क्या होता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस
किया जाता है। कब? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, बाकी डेट आप याद रखो ना रखो। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अंतरिम सरकार का निर्माण होता है, क्योंकि इलेक्शन हो चुका होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एंटरिम गवर्नमेंट जो कि सितंबर 1946 को होता है, ठीक है। तो इन सबको हम एक एक करके डिटेल में आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो ये आपका मैंने बता दिया कि ये फ्लो चार्ट है। डन। अब चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन आखिर आया था, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि ब्रिटेन में क्या होता है कि 1945 में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं और आप सबको पता है कि उस समय कौन थे, जब वेवल प्लान आया था उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे वो थे आपके विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। डन। अब देखिए ये जो थे वो किस पार्टी से थे? कंजर्वेटिव पार्टी से थे। कंजर्वेटिव पार्टी से थे। अब यहाँ पे होता है इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन अब पीएम कौन बन जाते हैं? अब पीएम बन जाते हैं क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। डन। अब देखिए ये जो है वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। देखिए मैं आप सबको पार्टी क्यों बता रही हूँ, पार्टी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जो क्लेमेंट एटली थे वो किस पार्टी से थे, ठीक है, या फिर विंस्टन चर्चिल थे वो किस पार्टी से थे। तो विंस्टन चर्चिल आपके कंजर्वेटिव पार्टी से थे और क्लेमेंट एटली जो थे वो आपके लेबर पार्टी से थे, ठीक है। ये देखिए, और ये हमारा जो देश जब आजाद होता है उस समय तक क्लेमेंट एटली ही क्या होते हैं, पीएम होते हैं ब्रिटेन के। तो देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। और वो किस पार्टी से थे? वो थे लेबर पार्टी से। विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी से। डन। अब चलिए तो हो जाता है ब्रिटेन में आपका इलेक्शन 1945 में और उसी के बाद क्या होता है 2 सितंबर को, ठीक है, 2 सितंबर 1945 में क्या होगा, फाइनली एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि अब द्वितीय विश्व युद्ध फाइनली क्या होता है, खत्म हो जाता है। और इसी के अंत के बाद ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन ने भी क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था दूसरे विश्व युद्ध में, तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। आप सबको पता है कि यहाँ से भी, भारत से भी, यहाँ से भी लोगों को खींच के भर्ती कराया जा रहा था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है ब्रिटेन और इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ रहा था कि अब जो है भारत जो तुम्हारी कॉलोनी है उसको तुम आजाद करो, ठीक है, आजादी दो उसको। तो इसलिए जो लेबर पार्टी के थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने ये सोचा कि ठीक है अब हम भारत को आजाद करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या होगा, इनका संविधान हमें बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी देश चलेगा कैसे, बिना संविधान के तो चल नहीं सकता है। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी जरूरत है, उसका इलेक्शन भी करवाना होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भारत में क्या भेजा, कैबिनेट मिशन को भेजा, ठीक है। तो देखिए अब उन्हें क्या करना था, भारत को स्वतंत्रता देना था, ठीक है, डिसीजन टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत को आजादी देनी थी। और इससे पहले उन्होंने जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव भेजे, जैसे कि आप सबको पता है अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, ये सारे के सारे क्या हो गए थे, ये सारे के सारे आपके फेल हो गए थे। आप सबको पता है, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए थी, अब हमें संपूर्ण आजादी चाहिए थी, अब हमें आधा अधूरा नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ खारिज कर दिया गया था कि अब हमें पूर्ण आजादी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब उन्हें भी समझ में आ गई थी कि अब ये लोग मानने वाले नहीं, हमें आजादी देनी ही पड़ेगी पूरी तरीके से। तो अब क्या आता है, भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कब? 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और 3 लोगों के समूह को भेजा जाता है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया और 3 लोगों के समूह को। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से पीएम बन जाते हैं ब्रिटेन में, दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो जाता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, इस वजह से क्या होता है, इनको भारत को आजादी देनी है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करवाना है भारत को, इसलिए कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है और इसके लिए 3 लोगों का जो है वो समूह भेजा जाता है, ठीक है। अब देखिए वो 3 लोग कौन थे, तो देखिए ये जो 3 मेंबर्स थे, ये कौन थे, ये जो थे वो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था उसी के ये क्या थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर थे। डन। उसी के कैबिनेट मिनिस्टर थे और वो कौन कौन थे, वो थे आपके पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मैं स्टार मार्क कर दे रही हूं, एकदम आपको याद होना चाहिए, डबल स्टार कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है।
कि कैबिनेट मिशन आया था भारत कब, 24 मार्च 1946, ठीक है। लेकिन उसमें जो आने वाले थे वो कौन थे, ठीक है, जो मेंबर्स थे 3 वो कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। देखिए जो पैथिक लॉरेंस थे वो क्या थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। इसी तरीके से स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, एंड एवी अलेक्जेंडर जो थे वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। डन। अब चलिए, अब हम जानेंगे कि उद्देश्य यानी कि जो कैबिनेट मिशन था उसका आखिर उद्देश्य क्या था, उसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था। तो देखिए क्या था कि हमारा भारत है, ठीक है, उसको आजादी दिलानी है, तो उसके लिए क्या क्या करना है, एक संवैधानिक योजना तैयार करना है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम को प्रिपेयर करना है, ठीक है, इसीलिए भेजा गया था। और क्या करना है, एक संविधान सभा का गठन करना है। देखिए संविधान सभा बनेगी तभी तो क्या होगा, संविधान को बनाया जाएगा। जब लोग गठन ही नहीं होगा तो संविधान आखिर बनेगा कैसे। डन। तो इसलिए क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा, तभी क्या होगा, हमारा संविधान बनेगा। तो सबसे पहले उसका एक प्लान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान, देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का गठन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको एंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि अंतरिम सरकार का निर्माण होगा, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा। डन। अंतरिम सरकार का निर्माण होगा। उसके बाद क्या होता है आपका कि पावर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि मेंबर्स आ गए, अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। अब देखिए क्या होता है, आ तो जाते हैं और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो जितनी भी भारत की उस समय, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज थी भारत में, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबके साथ क्या करते हैं, इनका डिस्कशन होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि INC, मुस्लिम लीग, इन सबके साथ डिस्कशन होता है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल डेडलॉक था। क्या था कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग कब से डिमांड कर रही थी, 1940 में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने फाइनली ये चीज डिक्लेयर कर दिया था कि हमें अब पाकिस्तान चाहिए, ओके। लेकिन ये चीज जो है वो INC नहीं चाहती थी कि हमारे भारत का पार्टीशन हो, तो बार बार क्या हो रहा था, खारिज हो जा रहा था ये चीज। लेकिन अब क्या था कि ये अब जिद पे थे कि नहीं, हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन ने बोला कि आप अपना पॉलिटिकल डेडलॉक अब खत्म करो, तभी तो हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। मुस्लिम लीग तो थी कि नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए, इसलिए क्या हो जाता है कि कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव दे दिया, अपना रिकमेंडेशन दे दिया, ठीक है, और उन्होंने खुद ही दे दिया। तो क्या रिकमेंडेशन दिया उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए, कुछ रिकमेंडेशंस दिए, वो प्रस्ताव क्या था। तो देखिए सबसे पहला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, ठीक है। उसके बाद था ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस। तो देखिए संविधान सभा को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस है ना, उसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका ये कहना था कि जो प्रोविंस थी भारत में उस समय, जो ब्रिटिश इंडिया थी, उस समय हम इंडिया नहीं कह सकते, उसमें ब्रिटिश इंडिया जो थी उस समय की, उसमें क्या था, उसमें जितने भी प्रोविंसेस थे उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C, ठीक है। और देखिए जो ग्रुप A है उसमें कौन कौन से थे। तो देखिए जो ग्रुप A होगा उसमें मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा। चलिए इसको हम मैप से भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन सा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा बिहार, ये रहा उड़ीसा, ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। तो ये सारे एरिया जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपके ग्रुप A में होंगे, ओके। उसके बाद ग्रुप B, अगर हम ग्रुप B की बात करें तो वो कौन से थे, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान। तो चलिए इसको भी हम मैप से देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपका पंजाब, ठीक है, ये रहा आपका पंजाब, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये सिंध, और ये वाला जो एरिया है ये है आपका बलूचिस्तान का, ठीक है, ये बलूचिस्तान। तो ये जो है वो ग्रुप B में आ जाएगा, और ग्रुप C में आपका आ जाएगा असम और बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके से 3 ग्रुप में ये सारी चीजें डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ग्रुप A है, जो ग्रुप A है वो क्या है, वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, ये सब क्या है, ये हिंदू मेजॉरिटी है। वहीं ग्रुप B जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, एंड ग्रुप C भी जो है वो भी क्या है, आपकी मुस्लिम मेजॉरिटी है, ओके।
अब देखिए ग्रुप बी वाला जितना पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सब क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट के साइड पर है, इसलिए इसको नॉर्थ वेस्ट वाला मुस्लिम मेजोरिटी कह दिया। और जो ग्रुप सी में जो है असम बंगाल, ये आप देख रहे हो कि ईस्टर्न साइड पड़ता है ये, तो इसको ईस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी एरिया कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमारा 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा पूरा जो उस समय का ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है, और अब ये कहा गया कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो ग्रुप है इसमें क्या होगा कि आपको प्रोविंस में तो बांट दिया गया ग्रुप ए, और हाँ ये चीज बताया गया कि ये जो हमारा प्रोविंस है, जैसे मान लो मद्रास प्रोविंस है, बॉम्बे प्रोविंस है, यूपी प्रोविंस है, बिहार प्रोविंस है, ठीक है, तो ये जो सारे प्रोविंसेस हैं ये क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बनाएंगे। ठीक है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जब हर एक प्रोविंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगी, फिर कौन बनाएगा, फिर आपका ग्रुप। मान लो कि ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए में जितने भी प्रोविंसेस है उन सब ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, फिर सारे प्रोविंस मिलकर के ग्रुप ए का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सारे प्रोविंस ने बना लिया, फिर सारे ग्रुप मतलब सारे प्रोविंस मिलकर के, जैसे ग्रुप ए में कितने मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 प्रोविंसेस है, तो ये 6 प्रोविंस पहले अपना अपना पर्टिकुलर प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगी, फिर ये 6 मिलकर के ग्रुप ए का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप बी का भी होगा और ग्रुप सी का भी होगा, और जब सारे ग्रुप का भी प्रोविंस बन जाएगा तो तीनों ग्रुप मिलकर के पूरे यूनियन का, यानी कि पूरा एक संघ है जो ब्रिटिश इंडिया, उन सबका उसका पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तीनों मिलके। ठीक है, तो देखिए इसको मैसेज समझते हैं। आप ये समझ लो कि ये है यूनियन। देखिए यहाँ पे 3 फेडरेशन की बात होगी। ठीक है, 3 फेडरेशन, ठीक है, 3 फेडरेशन की, मतलब आप ये कह लो 3 टियर फेडरेशन, 3 टियर फेडरेशन। ओके, जिसमें आप ये कह लो सबसे पहले यूनियन तो कहीं भी हेड होता है, फिर आपका यहां पे ग्रुप, एंड देन आपका है प्रोविंस। ओके, तो देखिए प्रोविंस ने अपना सबसे पहले बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सारे प्रोविंस मिलकर ग्रुप का बनाएंगे, और सारे ग्रुप मिलकर के फिर यूनियन का बनाएंगे। ओके, और देखिए यूनियन में जो है वो क्या रहेगा आपका, तो फॉरेन अफेयर्स, यूनियन के पास पावर कौन कौन सी रहेंगी, तो फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, फाइनेंस का, कम्युनिकेशन का, डिफेंस का। ठीक है, डिफेंस, तो इतने सारे पावर जो है, बस इतना पावर यूनियन के पास रहेगा। लेकिन जितने भी बचे हुए सारे पावर्स है इसके अलावा वो सब किसके पास रहेगा, प्रोविंस के पास रहेगा, और तो प्रोविंस के पास सारे रेसिडुअरी पावर्स होंगी। तो इससे आपको क्या दिखा कि सेंटर जो है वो काफी वीक है, यूनियन है वही तो सेंटर है, ये बहुत ही कमजोर हो गई है, बहुत ही वीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें समझा दी है कि जो सारी पावर जो भी प्रोविंसेज होंगी इन सबके पास हो जाएगी। ओके, और एक और चीज कि ये जो सारे प्रोविंस है उनको 5 इयर्स के बाद, मतलब आफ्टर 5 इयर्स अगर प्रोविंस चाहे तो अपना ग्रुप चेंज कर सकती है। ठीक है, चेंज्ड देयर ग्रुप। ठीक है, और अगर 10 साल के बाद कोई भी प्रोविंस ये चाहे कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मद्रास है, ठीक है, वो ग्रुप ए में है, तो 5 साल के बाद अगर वो चाहे तो वो ग्रुप सी में या ग्रुप बी में आ सकती है। ठीक है, इसी तरीके से 10 साल के बाद अगर कोई भी प्रोविंस जो है ये चाहे कि हाँ संविधान में बदलाव होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, तो आप आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये ग्रुपिंग को प्रोविंस समझ लिया कि ये सारी चीजें थी। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप हो गया, अब देखिए मैप से भी हमने समझ लिया। अब हालांकि ये जो मैप है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे उसके है, वो हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे कैसे है, कि जो आईएनसी है उनको कितनी सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को, जो भी ये आप ये वाला कलर देख रहे हो ना स्काई ब्लू, ये सारा पोर्शन जो है वो आईएनसी ने जीता था, वो सारा एरिया है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग ने कौन कौन सा एरिया जीता था, मतलब इलेक्शंस में वहां पे उनका कौन कौन सा एरिया था, वहां उनके कौन कौन से उम्मीदवार थे, वो येलो कलर वाला, सॉरी ग्रीन कलर वाला है, तो ये मैम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए
अब तीसरा जो था वही यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें हमने देखा कि उसको कौन कौन सा पावर मिला, डिफेंस, फॉरेन, कम्युनिकेशन, करेंसी, ओके। और देखिए रेसिडुअरी पावर किसके पास जाएगा, प्रोविंस के पास। लेकिन इससे आपने क्या देखा कि सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, सेंटर जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ओके। और देखिए आगे चल के फिर इंटरिम गवर्नमेंट भी बनती है, अंतरिम सरकार बनती है, जब तक कि क्या हो जाए, हमारा संविधान तैयार ना हो जाए। तभी तो एंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, जब हमारा संविधान बनेगा फिर से इलेक्शन होगा और फिर से फाइनली जो है वो परमानेंट गवर्नमेंट बनेगा, ओके। तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए हमने ये डिस्कस नहीं किया अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें टोटल कितने मेंबर्स होंगे, इसमें टोटल 389 मेंबर्स होंगे, ओके। और जिसमें से 292 मेंबर जो होंगे वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस के होंगे, ओके। कहाँ के, उस समय आपको पता है इंडिया तो नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था, तो वहां पे 292 मेंबर्स जो होंगे वो ब्रिटिश इंडिया के होंगे और 93 जो होंगे वो किससे होंगे, प्रिंसली स्टेट से होंगे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट से। 4 जो होंगे आपके वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से होंगे। और देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स चुने जाएंगे प्रोविंस से, तो वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाएगा और वहीं से मेंबर्स को चुन लिया जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से प्रिंसली स्टेट से भी वहां के रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। और एक और चीज था कि बाद में अगर प्रिंसली स्टेट चाहे तो क्या कर सकती है, वो अपने आप को मतलब यूनियन ऑफ जो इंडिया था, यूनाइटेड इंडिया से अलग भी कर सकती है, और नहीं तो वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर भी रह सकती है, ये उनको फ्रीडम थी, ओके। तो चलिए ये सारी चीजें हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स होंगे, ठीक है। संविधान सभा के लिए 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 जो होंगे वो आपके ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से होंगे और 93 प्रिंसली स्टेट से होंगे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से होंगे, ठीक है। और कहीं जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू और कहीं नॉमिनेट करके इनका चयन किया जाएगा, ओके। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब चलिए, अब जो है कैबिनेट मिशन ने का प्रस्ताव हो गया, ठीक है, प्रपोजल्स हो गया। अब एक्सेप्ट किसने किया, रिजेक्ट किसने किया। तो देखिए जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने शुरुआत में क्या किया था, कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। लेकिन उसने किस चीज को रिजेक्ट किया, तो जो ग्रुपिंग वाला चीज है, जैसे मैंने बताया ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो इस चीज से कांग्रेस जो है वो परहेज कर रही थी। कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये ग्रुपिंग वाला सिस्टम हो, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज पे जोर दिया कि जो सेंटर है, जो आप कैबिनेट मिशन प्लान में जो आप प्रस्ताव रख रहे हो, उसमें आपने सेंटर को तो पावर ही नहीं दिया है। सेंटर के पास बस डिफेंस, फाइनेंस का ही पावर है और कम्युनिकेशन का। तो सेंटर यहाँ पे कितनी कमजोर है, सारी की सारी पावर तो किसके पास है, प्रोविंस के पास है। तो इजिली क्या हो जाएगा, भारत का आगे चल के विघटन हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजिली वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस बात पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था, जोर दिया था कि सेंटर को स्ट्रांग होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे सेंटर क्या है, वीक है, तो नेशनल का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होना बहुत आसान हो जाएगा, ओके। लेकिन देखिए वहीं मुस्लिम लीग की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, इनिशियली उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था, ओके, आरंभ में उन्होंने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में क्या किया था, उन्होंने लेटर क्या कर लिया था, विड्रू कर लिया था। क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने ग्रुपिंग को रिजेक्ट किया था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये ग्रुपिंग, देखिए ग्रुपिंग का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोविंसेस को वहां पे ग्रुप में बांट लिया गया था। तो कांग्रेस ये कहती थी कि ये चीज होना चाहिए ना कि कोई भी अगर प्रोविंस चाहे, ठीक है, तो किसी ग्रुप में आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे जिन्ना, वो क्या लगातार पाकिस्तान का डिमांड कर रहे थे। तो उनको जो ग्रुप बी और ग्रुप सी है वो क्या है, वो मुस्लिम मेजोरिटी है। तो उन्हें ये लगा था कि अरे 5 साल बाद तो कोई भी किसी के साथ आ जाएगा, ठीक है, और 10 साल के बाद उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी हम निर्माण कर, मतलब उसमें भी फेरबदल कर सकते हैं। तो आगे चल के हम क्या कर लेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे ईस्टर्न वाला जो एरिया है और जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है, ग्रुप बी और ग्रुप सी, वो मिलके हमारा पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो इस चीज का विरोध कर रहे थे कि नहीं, मतलब कैबिनेट मिशन का स्टार्टिंग में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही जाना कि कांग्रेस ने जो है वो ग्रुपिंग का रिजेक्ट कर रही है ग्रुपिंग को, तो उन्होंने क्या कर लिया कि इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो वेवल है, वेवल ने फाइनली कैबिनेट मिशन, मतलब आप ये समझ लो ना कि कैबिनेट मिशन तो ठीक से नहीं हो पाया था पास, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी उसमें प्रावधान थी उस चीज को तो कांग्रेस ने, आईएनसी ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो क्या हुआ था वहां पे कि जो वेवल थे उन्होंने फाइनली बोला कि हाँ ठीक है, चलो अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब अब हम उसका निर्माण करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जिन्ना ने ये डिक्लेयर किया कि अगर हमें पार्टीशन, मतलब क्योंकि
पार्टीशन को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन में ये प्रावधान नहीं था कि भारत का पार्टीशन होगा, ठीक है। अब इस चीज से जो मुस्लिम लीग के लीडर थे जिन्ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो डिक्लेयर कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। पाकिस्तान का डिमांड किया और उन्हें बोला कि अगर पार्टीशन नहीं होगा, अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हम करेंगे। क्या करेंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस करेंगे। और वही जो है वो डायरेक्ट एक्शन, आपका डायरेक्ट एक्शन डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेट 16 अगस्त 1946, ठीक है, इसकी घोषणा कर दी जाती है। और बहुत मतलब कलकत्ता के बहुत सारे एरिया जहाँ पे जो भी हिंदू मेजोरिटी जो रीजन्स थे वहां पे क्या किया जाता है, दंगे करवाए जाते हैं। जैसे आप समझ लो ना कि राजा बाजार था, कॉलेज स्ट्रीट, बहुत सारी ऐसे एरिया थी, वहां पे दंगे होते हैं और मैसिव रायट्स होता है ना, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं वहां पे। आप समझ लो कि 6000 से मतलब 6000 लोगों की लगभग मृत्यु होती है, 20,000 लोग घायल होते हैं, 1 लाख के लोग आसपास जो है लोग बेघर हो जाते हैं वहां पे। तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा क्षति होती है। और उस समय जो बंगाल के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे एच.एस. सोहरावर्दी, जो कि क्या थे, मुस्लिम लीग के मतलब मुस्लिम लीग के ही वो मेंबर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि पुलिस को भी छुट्टी पर भेज दिया गया था और बाद में उनपे इस चीज के लिए क्या हुआ था, ब्लेम भी लगा था। तो इस तरीके से वहां पे बहुत ज्यादा दंगा हुआ था और डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया था। बहुत ज्यादा दंगा फसाद, बहुत ज्यादा वहां पे हिंसा होती है, ठीक है। तो यही सारा था कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, क्योंकि कांग्रेस जो है उस ग्रुपिंग को रिजेक्ट कर रही थी और पाकिस्तान उन्हें पार्टीशन में नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे को डिक्लेयर किया था 16 अगस्त 1946। और ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाकी कुछ याद रखो ना रखो, इस डेट को आप याद रखो, ठीक है। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि कैबिनेट मिशन का आखिर फेल होने की क्या वजह रही, क्यों आखिर ये फेल हुआ। तो देखिए, आप सबको मैंने बताया कि डिसएग्रीमेंट था ग्रुपिंग में, ठीक है, कांग्रेस और उनके बीच में। और दूसरा क्या कि सेंटर्स का जो पावर था वो भी बहुत ज्यादा वीक था। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने इंसिस्ट किया था कि सेंटर को क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा भारत, ठीक है। और इसी का रिजल्ट हुआ कि कोलैप्स हो गया कैबिनेट मिशन, उसका पतन भी हो गया। और भारत की आजादी के लिए आगे चल के क्या होगा, माउंटबेटन प्लान आएगा जो कि 1947 में आएगा और फिर फाइनली पार्टीशन होगा भारत का पार्टीशन होगा और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत जो है वो आजाद हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान एक अलग देश बन जाएगी और भारत एक अलग देश बन जाएगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में माउंटबेटन प्लान को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया था यहाँ पे कि प्रोपोजल्स क्या कह रहे हैं, चारों प्रोपोजल्स हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने जाना कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, मुस्लिम लीग ने इनिशियली एक्सेप्ट किया था, बाद में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, क्यों किया था वो सबको मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 इंपॉर्टेंट डेट है। फेलियर का वजह आपको पता है कि ग्रुपिंग पे डिसएग्रीमेंट था, प्लस में सेंटर भी बहुत ज्यादा वीक थी यहाँ पे, और कैबिनेट मिशन का इसलिए क्या हो गया, पतन हो गया, और आगे चल के माउंटबेटन प्लान आएगा और भारत को आजादी मिलेगी। ओके, अब चलिए, अब जो है क्या होगा, यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, अंतरिम सरकार बनेगी। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी इसके हेड कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वही हेड होंगे। और क्या इनको कहा जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी वही रहेंगे। क्या रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, अब देखिए, अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनका काम, उनका फंक्शंस क्या रहेगा। तो देखिए, ये जो है अंतरिम सरकार वो किसके अंडर में काम करेगी, वो जो है वो जो वाइसराय होंगे भारत के, उन्हीं के अंडर में काम करेगी। कब तक, जब तक भारत आजाद न हो जाए, जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस न मिल जाए, तब तक क्या होगा, इसके जो हेड है या जो भी ग्रुप मतलब जो भी इसमें मिनिस्टर्स रहेंगे वो सब क्या होंगे, ये सब वाइसराय के अंदर में कार्य करेंगे। और जैसे ही हमारा संविधान बन के तैयार हो जाएगा, फिर से क्या होगा, फिर से इलेक्शंस होंगे और परमानेंट गवर्नमेंट का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, जो की जो मेंबर्स होंगे, प्रमुख सदस्य होंगे, वो कौन कौन होंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी स्टार मार्क कर लो आप, ये सबको याद कर लेना आप जरूर से जरूर। तो देखिए, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, हेड तो हमने देख लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे और वही वाइस प्रेसिडेंट भी रहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। वही अगर हम होम और इंफॉर्मेशन की बात करें तो सरदार पटेल होंगे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होंगे वो क्या होंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे। इसी तरीके से लियाकत अली खान जो होंगे, ठीक है, लियाकत अली खान वो फाइनेंस के रहेंगे, ठीक है, और बाद में वो फिर पाकिस्तान में चले जाते हैं। इसी तरीके से बलदेव सिंह की बात करें
तो वो डिफेंस के, जगजीवन राम जो है वो लेबर के, इसी तरीके से सी राजा गोपालाचारी एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे, आसफ अली जो है वो रेलवेज, ठीक है, जैन मंडल जो है वो लॉ के, और ठीक है, तो ये सारे यहां से आप बिल्कुल याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, लेबर मिनिस्टर कौन थे, तो जगजीवन राम। तो ये सब, और हालांकि ये सब आपको पॉलिटी में भी मिल जाएगी, पॉलिटी में ये सब डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन हाँ मैंने हिस्ट्री में भी थोड़ा आपको ग्लांस दे दिया है, ठीक है, वहां पे डिटेल में आपको पढ़ना होगा। और देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो होंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो आगे चल के क्या बनते हैं, पहले कानून मंत्री बनेंगे। जैसे ही जो है वो भारत का हमारा संविधान बन जाएगा, इलेक्शन होगा, और फिर से जब परमानेंट गवर्नमेंट का निर्माण होगा, उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बनते हैं, पहले लॉ मिनिस्टर बनते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, उसके तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना था, उसका जो गठन होना था, तो उसका कंपोजिशन कैसा होगा, ठीक है, उसकी संरचना कैसी होगी। तो देखिए उसके लिए 389 मेंबर्स होंगे, ठीक है, और पार्टीशन के बाद हालांकि ये 299 मेंबर्स यहाँ पे रह जाते हैं, बाकी कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो भारत डिवाइड नहीं हुआ है, तो पार्टीशन के बाद भी तो जो यहाँ के मेंबर्स होंगे वो तो जाएंगे ही ना, तो इस चीज का भी डिवीजन हो जाता है, तो 299 यहाँ रहेंगे, बाकी के पाकिस्तान चले जाएंगे। महिलाएं जो थी वो 15 थी, ठीक है, और बेसिस मतलब ये प्रावधान, मतलब ये आधार था कि 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव, यानी 10 लोग को एक जो है प्रतिनिधि वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था कि प्रोविंशियल असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होगा और नॉमिनेट किया जाएगा प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। अब देखिए की लीडर्स कौन होंगे, जो प्रमुख नेता है वो कौन, देखिए टेम्पररी प्रेसिडेंट होंगे, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए सबसे पहले एक टेम्पररी प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता है, ठीक है, वो फिर सारे मेंबर्स को डिसाइड कर देंगे, उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट है उनको बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे ओल्डर पीपल होते हैं ना, जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, हालांकि ये चीज आज भी होती है, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उस समय जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी तरीके से अगर हम परमानेंट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी का जो मतलब चेयरमैन थे वो कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। देखिए जो संविधान बनेगा तो वो उसका जो ड्राफ्ट करेगा, ड्राफ्ट कौन करेगा, ठीक है, तो ड्राफ्ट 6-7 मेंबर्स मिलके करते हैं, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके डॉक्टर अम्बेडकर। और आप सबको पता है कि बी आर अम्बेडकर का तो बहुत बड़ा योगदान था संविधान को बनाने में, ठीक है, आप सबको पता है ये चीज। वही अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो कौन थे, बी एन राव थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया, टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो थे आपके बी एन राव। ओके, अब चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखिए, यहाँ पे मैं आपको 1-2 चीजें ऐड करना चाहूंगी। 1 जुलाई 1946 को क्या होता है, फर्स्ट आपका इलेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इलेक्शन हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपका इलेक्शन हो जाएगा 1 जुलाई को, ठीक है। अब 2 सितंबर को, ठीक है, 2 सितंबर को आपका फर्स्ट अंतरिम सरकार यानी कि एंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या होगा आपका, 1 जुलाई 1946 को इलेक्शन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, 2 सितंबर को अंतरिम सरकार बना दी जाएगी। अब क्या होगा, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग करवाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो पहला मीटिंग होगा, पहली बैठक होगी वो 9 दिसंबर 1946। देखिए यहाँ डेट पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि पूछ लिया जाता है, और ये आप देख लेना जब आप पॉलिटी भी पढ़ोगे ना तो ये सारे डेट्स आपको याद करने होंगे। 1 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था, 1946 को पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, फिर 9 दिसंबर को पहली मीटिंग रखी गई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यहीं पे 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई थी, ठीक है, सेकेंड मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को
पेश किया था और फाइनली ये क्या हुआ था, 22 जनवरी 1947 को पास्ड एज प्रियम्बल। ठीक है, जो आज का हम प्रियम्बल देखते हैं ना, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अपना देखोगे तो देखते होगे कि उसमें प्रियम्बल होता है, तो वही प्रियम्बल जो है देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था, प्रस्ताव रखा था, और 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया था, वही एज अ प्रियम्बल पास हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रहेगी। 1 जुलाई 1946 को क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था, पहला अंतरिम सरकार बनी। फिर 11 सितंबर 1946 को क्या हुआ, पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर क्या हुआ, 9 के बाद 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया, और फिर 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, ये एज अ प्रियम्बल पास हुआ था। ओके, अब देखिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण हो गया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण हो गया था। और फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1949 को 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कर दिया गया था। देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 26 नवंबर 1949 को फाइनली देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गया था, तो इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन जो संविधान है उसको लागू किया गया था, वो इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों को बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, बन के तैयार हुआ था, तो उसको उन्होंने अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था, ये इन्फोर्स्ड हुआ था। ओके, और देखिए टोटल जो समय था 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये जो है वो हमारा संविधान बनने का समय था। टोटल 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, सारी चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पढ़ ली थी। यहाँ पे हमने मेंबर्स भी देख लिया था कि टोटल 389 मेंबर्स से कैसे कैसे डिवाइड है, ये इतना नहीं पूछेगा। हाँ, यहाँ पे जो डेट्स है वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। डन, तो सारे डेट्स आप बिल्कुल ध्यान में रखना, और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, इन्फोर्स कब हुआ, ये याद रखना है। मीटिंग पहली कब हुई थी, इलेक्शन कब हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप ये भी कह लो पॉलिटी में भी पूछ लिया, मतलब पॉलिटी का ही आप समझ लो मेन क्वेश्चन है। अब देखिए संविधान बन गया। ठीक है, समय हमने देख लिया, अडॉप्ट हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये जानो कि जो हमारा संविधान है उसके सोर्सेस क्या थे। ठीक है, कहाँ से, क्योंकि आप सबको पता है हमारा संविधान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो पॉलिटी में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके जो सोर्सेस थे, ठीक है, वो उसको कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले आप जानो कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है, रूल ऑफ लॉ को लिया है। देखिए इन सबको ना आप एक बार रीड कर लेना, और भी बहुत सारे सोर्सेज है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत आपको रफ आइडिया देने के लिए यहाँ पे कवर किया है। इसी तरीके से अगर हम यूएसए से बात करें, तो यूएसए से आपकी क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशियल रिव्यू है। आयरलैंड से बात करें तो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है। कनाडा से अगर हम बात करें तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि सेंटर आप सबने देखा था कि कितना वीक था जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसमें, तो सेंटर को ही उन्होंने बहुत वीक रखा था। तो कनाडा से हमने लिया था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। ठीक है, फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से हमने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। वहीं यूएसएसआर की बात करें तो जो हमारा 5 ईयर प्लान, जो कि अब जो है वो मोदी जी ने उसको बदल दिया है, तो 5 ईयर प्लान जो था वो भी कहाँ से आया था, वो यूएसएसआर से आया था। डन, तो ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेना। बाकी पॉलिटी में ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगी। ओके, तो मैंने सारी चीजों को आपको समझा दिया है, और हमारा लेक्चर अब यहीं समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कैबिनेट मिशन को मैंने पूरे ढंग से समझाया कि किस तरीके से जो है अंतरिम सरकार बनी थी। ठीक है, मैंने एक एक चीज आपको डिटेल में बताया। देखिए मैं आपको शुरू में ले जाती हूँ, और देखिए यहाँ से मैंने पहले फ्लो चार्ट से स्टार्ट किया था, फिर मैंने आपको कैबिनेट मिशन का क्या बताया था, पृष्ठभूमि बताई, बैकग्राउंड बताया कि आखिर उसके पीछे मतलब जब विश्व युद्ध 2 समाप्त हो गया, वहां पे गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, किस तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान को लाया गया भारत। फिर मैंने आपको बताया कि मेंबर्स कौन कौन आए थे, 3 जो कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटिश के पार्लियामेंट के। ठीक है, फिर इसका उद्देश्य क्या रहा, क्यों स्टैब्लिश, मतलब क्यों ऑब्जेक्टिव, मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं उसको कैबिनेट मिशन था
उसके लाने के पीछे के उद्देश्य क्या था, वजह क्या थी। तो आपको सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक भारत में यहाँ पे सरकार कैसे चलेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इंपॉर्टेंट था। दूसरा, यहाँ पे प्रोपोजल्स क्या क्या रहे, तो हमने सब कुछ देख लिया कि जो प्रोविंस है उसका ग्रुपिंग होना चाहिए, फिर उसके प्रोपोजल्स हमने देखे, ठीक है। 3 टियर फेडरेशन भी मैंने आप सबको बहुत ही अच्छे से बता दिया, और यूनियन ऑफ इंडिया, इंटरिम गवर्नमेंट, सारी चीजें मैंने बता दी। फिर मैंने बताया कि कैबिनेट मतलब जो कांग्रेस है उसने एक्सेप्ट किया था, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, क्यों किया उसको भी मैंने बताया। 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था उन्होंने। बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी कलकत्ता के बहुत ही हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया में, ठीक है। ये सारी चीज मैंने आप सबको डिटेल में बता दी। फिर इसके फेलियर होने के पीछे की वजह क्या थी, मैंने वो भी आप सबको डिस्कस कर दिया। फिर क्या हुआ, अंतरिम सरकार बन गई थी। 1 जुलाई 1946 को क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ था, 2 सितंबर को इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। उसके कौन कौन से मेंबर मतलब कौन कौन मिनिस्टर रहेंगे और वो वाइसराय के अंदर ही काम करेंगे, ये सारी चीजें याद कर लेना, बहुत ही एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बिल्कुल भूलना मत। फिर मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितने मेंबर्स होंगे, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स रहेंगे, ओके। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया, ये सब भी आप याद कर लेना। तो सारी चीजें मैंने आप सबको बता दी और सोर्सेज भी बता दिया। तो आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। और अगले लेक्चर में फाइनली जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगा। बाकी जो इसमें टॉपिक रह गए हैं वो सबको मैं धीरे धीरे आपको करवा दूंगी, जो बीच में कुछ कुछ टॉपिक रह गए हैं। बाकी ऐसे कह लो तो आपका पूरा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।